स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर फाइनल सेशन टुडे। आज का जो हमारा सेशन है ये फोकस करेगा आर्ट्स और कुछ और अदर कई ऑप्शन जिसको लेके स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी रहता है यहाँ पे। अब आर्ट्स के बारे में अगर हम लोग ने बातचीत किया है यहाँ पे तो ये लीस्ट प्रिफर्ड करियर चॉइस होता है भिवंडी के बच्चों के लिए। इनफैक्ट शायद बहुत सारे इंडिया के पार्ट में ये प्रिफर्ड चॉइस नहीं है, और ये प्रिफर्ड चॉइस नहीं, इसके पीछे बड़ा रीजन है लैक ऑफ नॉलेज हियर। ओके, स्टूडेंट को जनरली लगता है कि साइंस है, कॉमर्स है, इसके थ्रू मेरे करियर ऑप्शन जल्दी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, हो भी सकता है यहाँ पे, परहैप्स ये रियलिटी भी होगा जिसको हम लोग झुटला नहीं सकते यहाँ पे। बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हियर कि आर्ट्स क्या है यहाँ पे, वेदर यू आर इंक्लाइंड इंटरेस्टेड इन टेकिंग आर्ट्स और नॉट हियर। ओके, बट तुम ये वीडियो को पूरा देखो यहाँ पे, शायद ये तुम्हारे परसेप्शन को चेंज करने में रोल प्ले कर सकता है। सबसे पहले बात आता है आर्ट्स को लेके यहाँ पे कि आर्ट्स के फील्ड में किसको जाना चाहिए यहाँ पे। ओके, अब आर्ट्स के फील्ड को लेके जो सब्जेक्ट तुम्हारे पास था 10th में, ज्योग्राफी का था, हिस्ट्री का था और लैंग्वेजेस, यानी तुम्हारे जो 5 सब्जेक्ट हैं, इनफैक्ट अगर मैथ्स को भी जोड़ देंगे तो 6 सब्जेक्ट हो गया, जो पूरी तरह से क्या था, आर्ट्स के साथ कमिटेड था यहाँ पे। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, 3 लैंग्वेजेस का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है यहाँ पे, ये सब आर्ट्स का पार्ट है यहाँ पे। इनफैक्ट आर्ट्स क्या है, इसको लेके हिस्ट्री के एक चैप्टर में थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन भी था यहाँ पे। अभी आर्ट्स की तरफ किसको जाना चाहिए यहाँ पे, कौन से कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे जा सकते हैं, अगर तुम्हारा क्रिएटिव माइंड है। अब क्रिएटिव माइंड कैसे समझ में आता है यहाँ पे, जैसे ड्राइंग को लेके, अब ड्राइंग को लेके मैं तुमको बताता हूँ क्रिएटिव माइंड कैसे समझ में आएगा। कि अगर तुम्हें ये बोला गया कि तुम अपने इमेजिनेशन से कुछ बनाओ, तो जब तुम अपने इमेजिनेशन से कुछ बनाते हो दैट इज क्रिएटिव माइंड हियर। जब तुम अपने इमेजिनेशन से एक अच्छा ऐसे लिखते हो दैट इज क्रिएटिव माइंड। जब तुम नए वर्ड्स लेके आते हो, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये अनोखा है, यूनिक है, इट इज क्रिएटिव माइंड हियर। तो अगर तुम्हारा बचपन से अपब्रिंगिंग के हिसाब से या तुमको ऐसा फील होता होगा कि मेरा इंक्लाइनेशन है इसकी तरफ, यहाँ पे क्रिएटिव माइंड तुम्हारे पास अवेलेबल है, देन यू आर वेलकम टू द फील्ड ऑफ आर्ट्स हियर। इसके अपार्ट में रिसेप्टिव टू द न्यू आइडियाज। जो आर्ट्स के फील्ड के लोग होते हैं वो लिबरल होते हैं, वो कभी भी दुनिया में किसी भी बात को लेके फुल स्टॉप नहीं डालते। उनको पता है यहाँ पे कि नए कंसेप्ट, नए आइडियाज आते रहेंगे, और इसलिए दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स हियर। एक आर्ट्स के बच्चे को हमेशा ये समझना चाहिए कि उसके फील्ड का दी एंड कभी नहीं होता। ओके, इनफैक्ट उसमें नया बात जुड़ता रहेगा यहाँ पे। सो अगर ये क्वालिटी तुम्हारे पास है यहाँ पे, सीकिंग स्पिरिट एक फीलिंग है कि मैं कुछ और एक्सप्लोर करूं, कुछ और पता करूं, कुछ और इंफॉर्मेशन गैदर करूं, दैट इज कॉल्ड एज अ सीकिंग स्पिरिट। जब हम किसी इंफॉर्मेशन की पीछे भागते हैं, अरे ये ऐसा क्यों है, ये इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, ये है वो है, तो ये सीकिंग स्पिरिट हो गया यहाँ पे। टेक फॉर एग्जांपल कि अगर कोई तुम्हारा पसंदीदा मूवी स्टार है यहाँ पे, और तुमको लगा कि चलो मैं मूवी स्टार का पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ, कब आया, किधर बॉर्न हुआ यहाँ पे, कितना मूवीज में काम किया, कौन सा उसका मूवी चला नहीं चला, एंड सो ऑन हियर। इसका मतलब क्या है, यू आर हैविंग दिस सीकिंग स्पिरिट कि तुम खोजना चाहते हो और एक्सप्लोर करना चाहते हो। समझ में आ रहा है, स्काई में नॉट बी द लिमिट फॉर यू पीपल हियर। अगर ये तुम्हारा सोच है, इस लेवल का तुम्हारा थिंकिंग है, तो फिर आर्ट्स में स्कोप है यहाँ पे। उसके बाद इमेजिनेशन, गुड पावर ऑफ इमेजिनेशन आर्ट्स में बहुत मदद करता है यहाँ पे। अब पावर ऑफ इमेजिनेशन क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। इमेजिनेशन मतलब किसी भी चीज के बारे में सोचना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिन करना। और इमेजिनेशन पावर क्या होता है, अगर कोई चीज दुनिया में नहीं है पर तुम अपने हिसाब से उसके बारे में थिंकिंग करते हो, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, पास्ट नॉलेज के बेस पे, तो ये इमेजिनेशन हो गया यहाँ पे। मैनी ऑफ यू आर वेरी गुड इन इमेजिनेशन। तुम बहुत बार कोई चीज अगर नहीं भी रहेगा, तुम बता सकते हो कि इसमें क्या हुआ होगा। When you have this knack here, ये तुम्हारा आदत है, ये चीज तुम कर सकते हो,
इसका मतलब यू आर हैविंग पावर ऑफ इमेजिनेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स आर्ट्स में सबसे बड़ा एसेट हो सकता है इफ यू आर हैविंग इट हियर, ओके। और उसके बाद थियोरेटिकल लर्निंग, क्योंकि आर्ट्स में मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट थियोरेटिकल है और तुम्हारा अगर नैक है थियोरेटिकल लर्निंग का तो शायद तुम्हारे लिए ये कंफर्टेबल हो सकता है। यहाँ पे नाउ जो मैंने बात बताया यहाँ पे, ये बात के बेसिस पे थिंग्स उतना सिंपल नहीं है डिसीजन मेकिंग को लेके यहाँ पे। पर अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे लैंग्वेज के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे तुम लैंग्वेज में कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर रहे हो और एट द सेम टाइम हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बहुत इजी है, देन परहैप्स यू कैन थिंक फॉर व्हाट आर्ट्स हियर, ओके। जैसे कि मैंने शुरुआत में डिस्कशन किया कि स्टूडेंट्स आर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड क्यों नहीं होते। वो इंक्लाइंड इसलिए नहीं होते यहाँ पे क्योंकि उनको क्या लगता है कि आर्ट्स के फील्ड में स्कोप नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कम है। बट इनफैक्ट सही एनालिसिस करके पता करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत एक्सपांड होते जा रहा है, ओके, बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, और एम्प्लॉयमेंट का स्कोप भी उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ इतना है कि हमारा विजिबिलिटी नहीं है, हमको ये पता नहीं चलता है कि ये कहां पर एक्चुअली में, इसलिए हमको लगता है कि इसमें स्कोप अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ओके। अब कहां पे करियर ऑप्शन है, लेट अस स्टार्ट विद लिंग्विस्टिक हियर। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज। नाउ प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ लैंग्वेजेस है। तुम अगर कोई एक लैंग्वेज के एक्सपर्ट बनते हो, तुम उसमें बीए करो, एमए करो, व्हाट इज द बेनिफिट? लैंग्वेज के जो टीचर्स होते हैं दे आर इन ग्रेट डिमांड, और बहुत जगह पे प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है कंटेंट का, जैसे न्यूज़पेपर होगा, मैगजीन्स होगा, ये लोग प्रूफ रीडिंग वगैरह करने के लिए एक लिंग्विस्ट को अपने पास रखते ही है, एक लैंग्वेज के एक्सपर्ट को अपने पास रखते हैं यहाँ। तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग। और आज अगर मैंने टीचिंग को लेके एग्जांपल बताया यहाँ पे, बड़े बड़े सिटीज में अगर स्कैरसिटी किसी एक टीचर का बहुत ज्यादा फील हो रहा है तो वो है लैंग्वेज का। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हियर। ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स दे फील अ वेरी बिग स्कैरसिटी ऑफ क्वालिटी टीचर्स एज फार एज द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश इज कंसर्न्ड हियर। And now why this is happening here? Because majority of students they tend to go for science and commerce. The best of the brains they go for science and commerce. So no one just thinks about what? About coming to the part of arts here. इसलिए तो आर्ट्स में क्या है, स्कैरसिटी है। इसका मतलब अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट आर्ट्स में चला जाएगा तो उसकी सक्सेस का स्कोप तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर कम है यहाँ पे, ओके। इट्स नॉट दैट बिग हियर। और लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो इसमें कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, ओके। तुम इतना सारा प्रोफिशिएंसी इसमें गेन कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज को लेके रहेगा, दूसरे लैंग्वेजेस को लेके रहेगा यहाँ पे। और इतना ही नहीं, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज सीख के तुम इसके ट्रेनर बन सकते हो, टीचर बन सकते हैं यहाँ पे, तुम ट्रांसलेटर बन सकते हैं यहाँ पे। और बहुत जगह पे ऐसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं लैंग्वेज का, उनको अच्छा स्कोप होता है, अच्छा डिमांड रहता है यहाँ पे। तुम इसके साथ साथ पैरेलल में कोर्सेज करके बाहर के कंट्री में भी काम कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी अलग अलग लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स के टीचर्स का बड़ा डिमांड है यहाँ पे। गल्फ रीजन होगा, यूरोपियन कंट्रीज होगा, अमेरिका होगा, और एनी सच प्लेस ही। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने और इंफॉर्मेशन गेन किया तो तुमको पता चलेगा कि लैंग्वेज इटसेल्फ प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी बिग स्कोप हियर। बहुत बड़ा स्कोप क्या करता है, प्रोवाइड करता है यहाँ पे। तो वहां पर तुम एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सोशल साइंस से जुड़ा हुआ जितना भी सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी होगा, साइकोलॉजी होगा, यहाँ पे होम साइंस का पार्ट होगा, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। और इस सब्जेक्ट्स में आगे जाके तुम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन करने के बाद तुम उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे। टेक फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। बहुत ही कम बच्चे ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेके उसका बीए एमए करते हैं, बट स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी आर हैविंग गुड डिमांड हियर। जैसे गूगल जैसा जो कंपनी है, अगर वो गूगल अर्थ बनाता है, यहाँ पे गूगल मैप्स प्रिपेयर करता है, तुमको क्या लगता है गूगल मैप के ऐसे ही प्रिपेयर करेगा? ऐसा वो प्रिपेयर ही नहीं कर सकता। उसके पास ज्योग्राफी के फील्ड के एक्सपर्ट्स चाहिए, और वो ऐसे स्टूडेंट्स को ही इनकलकेट करेगा, अपने ग्रुप में डालेगा, जो उसको करेक्ट बताएगा कि मैपिंग के रूल्स क्या है यहाँ पे और किस तरह से मैथ प्रिपेयर किया जाएगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।
This only goes to show you a very big field is open here as far as social science is concerned. वैसे हिस्ट्री को लेके भी बात आता है यहाँ पे. Experts of history too are gaining good demand here in the market here. Okay, बड़े बड़े हिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो किताब लिखते हैं, एक्सपर्ट्स बनते हैं, टीवी चैनल्स पे उनको इनवाइट किया जाता है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे सेमिनार या लेक्चर कंडक्ट करने के लिए उनको बुलाते हैं. बड़े बड़े कॉलेजेस में वो हिस्ट्री के प्रोफेसर टीचर्स भी बन सकते हैं यहाँ पे. तो वैसा वहां पर स्कोप है. ऐसी सोशियोलॉजी है, सोसाइटी में जो बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है यहाँ पे उसको समझने के लिए भी ऐसे एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ता है. साइकोलॉजी, ह्यूमन साइक को अंडरस्टैंड करना, साइकोलॉजी करने के बाद करियर काउंसलर बनना है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना. आजकल बहुत सारे स्कूल्स में काउंसलर्स को कंपल्सरी रखा जाता है, तो तुम ऐसे काउंसलर्स बन सकते हो और उनका एडवाइस बहुत वैल्यूएबल होते जा रहा है यहाँ पे. तो इससे समझ में आता है कि जो सोशल साइंस का जो फील्ड आता है वो भी कहां से एक्सप्लोर होता है, फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट्स ही. ओके, उसके बाद मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने कॉमर्स केस में बताया, आर्ट्स के बच्चे भी मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं. लॉ, ऐसे तो लॉ के लिए सभी दरवाजा खुलता है यहाँ पे, पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रेफरेबल होता है. लॉ के जो लैंग्वेज यूज होता है यहाँ पे, क्योंकि वो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, इसलिए लॉ में सक्सेस पाने में जो आर्ट्स के बच्चे वो सबसे आगे रहते हैं यहाँ पे. क्योंकि जब वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ये सब पढ़ते हैं यहाँ पे, दिस एड्स असिस्ट आर्ट्स लॉ इन अ बिग वे हियर. तो उसको लेके स्कोप है. क्रिएटिव करियर्स, क्रिएटिविटी अगर है तो बहुत सारे क्रिएटिव करियर्स हैं, जैसे डिजाइनिंग. ओके, लगेगा छोटा है पर ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत बढ़ते जा रहा है. और डिजाइनिंग कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वो कार का डिजाइन होगा, लोगो का डिजाइन होगा, कार का डिजाइन होगा, वॉट एवर इट माइट बी. समझ में आ रहा है यहाँ पे. ऐसा एक्सपांडिंग स्कोप है इन द फील्ड ऑफ व्हाट, डिजाइनिंग. एडवर्टाइजमेंट का तुम फील्ड ले लो, मार्केटिंग का तुम बात कर लो यहाँ पे. ओके, मेनी सच पार्ट कम्स विद इन व्हाट, क्रिएटिव एस्पेक्ट हियर. तो अगर क्रिएटिविटी का लैक तुम्हारे अंदर है तो तुम इसमें जा सकते हैं यहाँ पे. यही क्रिएटिव करियर्स में सॉन्ग है, डांस है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसका भी पार्ट आता है यहाँ पे. विजुअल आर्ट्स है, उसका भी पार्ट आता है यहाँ पे. लास्ट ईयर तुमको हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में अगर याद होगा, बहुत सारे चैप्टर के एंड के बाद वहां पे करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया गया था. स्पोर्ट्स का था, मास मीडिया का था, ओके, और आर्ट्स का था यहाँ पे. गेटिंग इट? ये सब किससे जुड़ा हुआ है? ये सब क्रिएटिव करियर्स हैं, ये सब आर्ट्स के फील्ड का करियर है जहां पे तुम एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद जर्नलिज्म, वेरी वेरी रैपिडली एक्सपांडिंग फील्ड. अगर मैं सिंपली एग्जांपल देता हूं, इंडिया में 500 से भी शायद ज्यादा चैनल्स होंगे, न्यूज चैनल्स, और ये 500 चैनल्स में इन ऑल जो लोग काम करते हैं, दे में बी अराउंड 5 लाख और इवन मोर देन दैट. तुम इस पे न्यूज़पेपर्स को जोड़ोगे तो और 15-20 लाख लोग को जोड़ दो यहाँ पे. इसके अलावा यूट्यूब में भी कितने सारे चैनल्स सोशल मीडिया में चलते हैं, बहुत सारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी काम करते हैं. इन सब को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ओपन होता है? इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म हियर. हम आजकल ऐसा है यहाँ पे, जब ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, यहाँ पे न्यूज चैनल्स आर इन बिग डिमांड ही. न्यूज चैनल्स में तुम रिपोर्टर्स को देखते हो, एंकर्स को देखते हो. ये रिपोर्टर या एंकर्स बेसिकली कौन से फील्ड से आते हैं? आर्ट्स के फील्ड से आते हैं. ओके, तो अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा एस्पेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, तो तुम इसके तरफ जा सकते हैं. ओके, अब बात यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं इसके तरफ जा रहा है यहाँ पे, इसमें सक्सेस पाने के लिए क्या बात मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा? You have to understand the field of arts is different from the field of science and commerce here. एक बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे तुम इस तरह से नहीं सोच सकते कि जॉब मिलेगा, इतना कमाएंगे, ये सोच पीछे होना चाहिए. आर्टिस्टिक थिंकिंग, एस्थेटिक थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कंट्रीब्यूट करने का थिंकिंग, ये आगे होना चाहिए. ओके, तुम ये मत सोचो पैसा कैसे आएगा नहीं आएगा, वो तो आता ही है, डिड नॉट वरी अबाउट दैट. पर अगर तुमको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन चाहिए, समझ में आ रहा है, बजाय इसके कि तुम साइंस कॉमर्स लेके घुट घुट के सब्जेक्ट पढ़ो,
जिसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे अच्छा तुम ये सब्जेक्ट एक्सप्लोर करो जहां पे तुमको बहुत इंटरेस्ट है, जहां पे तुम एक्सप्लोर कर सकते हो व्हाई दिस एंड दिस एंड दिस थिंग हैपेंड हियर। इससे तुमको पता चलेगा यहाँ पे कि आर्ट्स एक बहुत सेटिस्फाइंग फील्ड है। यहाँ पे इनफैक्ट स्टडीज से ये पता चला है यहाँ पे कि जो भी लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनका स्ट्रेस लेवल हमेशा कम होता है, क्योंकि आर्ट्स हमेशा तुमको एक रिलैक्स अप्रोच को एनकरेज करने के लिए कहते हैं। समझ में आ रहा है? आर्ट्स लिबरल है, आर्ट्स में नए कंसेप्ट, नए आइडियाज को वेलकम किया जाता है और इसमें क्रिएटिविटी का स्कोप है, इमेजिनेशन को स्कोप है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज की दुनिया का जो मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, बहुत सारे थिंग्स है, ये आर्टिस्ट को जनरली टच नहीं करता, वो इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक इस फील्ड के बच्चे सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ओके, जहां तक मुझे लगता है आर्ट्स में जाने में सबसे बड़ा चैलेंज गट्स है, हिम्मत है, क्योंकि ऐसा हिम्मत बहुत कम बच्चे दिखा पाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज जिसको बहुत कम आता है और लगता है कि मैं कॉमर्स में या साइंस में ज्वाइन करके पास ही नहीं हो सकता, वो बच्चे आर्ट्स में चले जाते हैं। आर्ट्स में क्या है, सब थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, बस पढ़ना है, लिखना है, तो किसी न किसी तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है उसको पढ़ के पास हो जाते हैं। तो जिनको बस वो नेम से 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि ये डिग्री इनको आगे जाके कहीं ना कहीं पे जॉब मिलाने में काम में आएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, आर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं। बट ऐसा थिंकिंग नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा परसेंटेज ज्यादा हो, मीडियम, कुछ भी हो जाए, इफ यू आर हैविंग इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट, तो तुम इसमें स्कोप में आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे चैलेंज क्या होता है कि सोसाइटी और घर के लोग इसको मानेंगे नहीं, उनको लगेगा कि तुम करियर बर्बाद कर रहे हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ये उनके माइंड में आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे। मुंबई, थाना या भिवंडी, यहाँ पे कल्चर आर्ट के लिए उतना कंड्यूसिव नहीं है जितना कि पूना में है, ओके, कोल्हापुर में है या नागपुर में है। पूना इज वन ऑफ द बेस्ट चीज, और पूरे इंडिया के लेवल पे बात करें तो दिल्ली सबसे बेस्ट है। दिल्ली में तो 12th के बाद ऐसे ऐसे आर्ट्स के कॉलेज हैं जिसके कोर्सेज में कट ऑफ लिस्ट 95-96% पे चला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स का नंबर 1 यूनिवर्सिटी। इंडिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से आते हैं, जेएनयू से आते हैं। ओके, हिस्ट्री के फील्ड के भी तुम एक्सपर्ट देखो, लैंग्वेज के भी देखो, एक्सप्लोर करो। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा तुम ढूंढो इन सब चीजों के बारे में, ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में, तो तुमको पता चलेगा कि ये सब क्रिएटिव थिंग्स हैं। यहाँ समझ में आ रहा है? फिर वो स्पोर्ट्स हो, मास मीडिया हो, जर्नलिज्म का पार्ट है यहाँ पे, क्रिएटिव आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स होगा, विजुअल आर्ट्स का पार्ट होगा, बहुत सारा फील्ड जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है यहाँ पे। और इसलिए आर्ट्स को देखने का नजरिया होना चाहिए यहाँ पे। आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ह्यूमैनिटीज। तो ये आर्ट्स का पार्ट हो गया यहाँ पे, जहां पे हमने व्हाट इज रिक्वायर्ड और क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। आई विल एनकरेज कि तुम और दूसरे करियर ऑप्शंस जो इसमें आ रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लोर करो, ताकि तुमको और इंफॉर्मेशन मिले यहाँ पे। और इन केस यू आर हैविंग सर्टेन इश्यूज, ओके, मोस्ट वेलकम, तो तुम्हारे डाउट्स को मेरे सामने पुट फोर्थ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा आगे का पार्ट रहेगा वो सिर्फ कुछ दूसरे करियर जिसको लेके स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी होता है उसका मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। ओके, सो लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये कुछ अदर करियर ऑप्शंस के बारे में है। जैसे मैं पहले टीचिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ। जनरली कोई भी स्टूडेंट ये कहता नहीं कि मुझे टीचर बनना है, ये तो स्टूडेंट्स का लास्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पे। बट क्या होता है यहाँ पे कि टाइम देखो कैसे चेंज होता है। मैं इसका एक एग्जांपल तुम्हारे पास रखता हूँ यहाँ पे। ओके, केयरफुल लिसन टू दिस एग्जांपल। मेरा फ्रेंड आईटी के फील्ड में है, कंप्यूटर इंजीनियर है। ओके, 98 में उसने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और यहाँ वहां उसने स्ट्रगल किया। इन द ईयर 2000 उसको एक कंपनी में जॉब मिला थाना में। ही हैड अ पे ऑफ 18,000, दैट वाज इन 2000। उसके साथ बाकी भी उसको अलाउंसेस थे। उसके बाद उसने एक कंपनी को ज्वाइन किया
जिस कंपनी ने उसको ऑफर किया 2002 में, तो तब उसका जो पैकेज था वो 3 लाख रुपया था साल का। 2001-2 में 3 लाख रुपीज वॉज अ वेरी बिग अमाउंट हियर। ओके, बहुत बड़ा अमाउंट है 3 लाख, यानी पर मंथ 25,000 से भी ज्यादा था यहाँ पे। ओके, लास्ट 20 इयर्स में इंडिया में बड़ा आईटी बूम हुआ है, इंडस्ट्री बड़ा एक्सपांड हो गया। शायद आज 80 लाख से लेके 1 करोड़ बच्चे इस फील्ड में काम कर रहे हैं अलग अलग वे में। ओके, 20 साल पहले ऑफर होता था 2.5 लाख का, 3 लाख का, जो बच्चे नए आ रहे हैं। आज क्या ऑफर हो रहा है? जो बच्चे नए आ रहे हैं बड़े बड़े आईटी कंपनीज, टीसीएस, ये सब में, उनको स्टार्टिंग पैकेज 3 लाख, 3.5 लाख है। यानी क्या चेंज हुआ? लुक एट दिस थिंग, आईटी के फील्ड में कंपनीज जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं उनको क्या पैकेज दे रहे हैं जो मेरे फ्रेंड को 20 साल पहले मिला जब उसने एक कंपनी नया ज्वाइन किया। मतलब क्या है कि आईटी कंपनीज में बड़ा पैकेज अभी दे नहीं रहे। वाई? क्यों नहीं दे रहे? बताता हूं मैं यहां पे। वहां पर सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा है। और दूसरा तीसरा बच्चा साइंस में आईटी कर रहा है, इतने आईटी इंजीनियर्स आ रहे हैं, ये इंजीनियर्स आ रहे हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल कोर्सेज करके आ रहे हैं, ये कंपनीज फायदा उठा रहे हैं और अच्छा ऑफर दे रही है। चलो मैं दूसरा भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे पहचान में कजिन में आफ्टर मैरिज 15 इयर्स के बाद उसने डिसीजन लिया कि उसको डीएड करना है। शी डिड हर डीएड, और डीएड उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, पर उसको एक स्कूल से क्या हो गया, ऑफर आ गया। उसने इंटरव्यू दिया यहाँ पे, ओके, और स्कूल में अपने पे स्केल के लिए डिमांड किया कि मुझे 18,000 चाहिए। उसका काम सिर्फ 3.5-4 घंटे का है, 18,000। शी केम बैक फ्रॉम द इंटरव्यू, ऐसा लगा यहाँ पे कि शायद उसको ये मिलेगा नहीं, उसने ज्यादा बोल दिया, पर एक दिन के अंदर स्कूल से ऑफर आ गया, वी आर रेडी। स्कूल रेडी है, ट्रैवलिंग का सब स्कूल खर्चा उठाएगा, यहाँ पे 4 to 5 आवर्स का जॉब है, यहाँ पे 18,000 पे है, 12 मंथ्स। मल्टीप्लाई करके तुम देख लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट जाता है 2,16,000। माइंड इट वेल, एक टीचर जिसको लोअर स्टैंडर्ड्स को पढ़ाना है उसको 2,16,000 का पेमेंट मिल रहा है आधे दिन के काम का। पूरे दिन के काम का कितना हुआ? 4,32,000। 4,32,000 ये आईटी इंजीनियर से ज्यादा है ना? मजे की बात। देखो वक्त कैसे बदलता है। तुम लोग को लगता है कि टीचिंग में स्कोप नहीं है, अरे यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स मिलते नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स के अवेलेबल नहीं है, और एजुकेशन एक बहुत वास्ट एक्सपांडिंग फील्ड है। अगर कोई ऐसा फील्ड है जिसमें मंदी नहीं आता तो वो एजुकेशन है, ध्यान में रखना, क्योंकि हर कोई एजुकेशन पे खर्चा करता ही करता है, इसलिए बड़ा एक्सपांडिंग फील्ड है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इमेजिन करो, अच्छे अच्छे स्कूल्स में, थाना मुंबई में अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेलेंट है, गुड कैपेबिलिटी है, वहां पे साइंस मैथ्स के टीचर्स का पे पर मंथ 50,000 से भी ज्यादा है, मोर देन 50,000। ध्यान में रखना, आधे दिन का काम है, फुल डे वर्किंग नहीं है। व्हाट्स बैड इन इट? क्या बुरा है इसमें? इसीलिए मैं बता रहा था कि देखो ये सब चीज का एनालिसिस करना चाहिए। टीचिंग के थ्रू क्या क्या स्कोप्स हो सकता है यहाँ पे। टीचिंग के थ्रू अगर तुमने मॉन्टेसरी किया, तुम प्ले ग्रुप इनिशिएट कर सकते हो। तुम्हें से कितने स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेंसली पढ़ाई नहीं कर पाते, पर उनको ऐसा सब चीज पसंद है, छोटे बच्चे पसंद है यहाँ पे बातचीत करना, ट्रेन करना, तो मॉन्टेसरी का कोर्स करके प्ले ग्रुप को ज्वाइन करो। एक्सपीरियंस मिलने के बाद खुद का प्ले ग्रुप स्टार्ट करो। मैं तुमको एक बताता यहाँ पे, इस फील्ड में मंदी नहीं आएगा। अगर तुम्हारा एफर्ट सही है, डेफिनेटली तुमको इसमें क्या होगा, अपॉर्चुनिटी आएगा ही आएगा यहाँ पे। ओके, इसके अलावा अगर आगे जाके तुमको करना है तो डीएड करो, 10th के बाद बीएड है, एमएड है। स्कूल में क्या होता है, जो साइंस ग्रेजुएट्स है उनको ज्यादा प्रिफर करते हैं, और लिंग्विस्टिक स्किल्स यानी जो लैंग्वेज का स्किल्स है उनका, वो स्किल्स को जरूर देखते हैं यहाँ पे। स्पेशली इफ यू वांट टू जॉइन द इंग्लिश मीडियम स्कूल,
and if you are teaching a subject that is having English, mind it where you are supposed to speak in English here. You need to have fluency in English here. So वहां पर स्कोप है यहाँ पे, तो तुमको वो डिग्री और वो कोर्सेज करना पड़ेगा यहाँ पे। टीचिंग में, कोचिंग क्लासेस में भी स्कोप बहुत बढ़ गया है, इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, जस्ट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। ये बहुत बड़ा जाइजेंटिक इंडस्ट्री बन गया है, लैक्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर वाला इंडस्ट्री। और अभी तो कितने सारे ऑनलाइन क्लासेस, मैं तो तुम्हारे साथ ऑनलाइन ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो भी इनिशिएट हो रहा है। टीवी में तुमने ऐड भी देखा होगा, बायजूस का आता है, अनअकैडमी का आता है, बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे, प्लेथोरा सब आ रहे। ये सब ने क्या किया, अचानक टीचिंग फील्ड का वैल्यू बढ़ा दिया, टीचर्स का वैल्यू बढ़ा दिया। ओके, तो ऐसे प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। और बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में साइंस, सीए के जो टीचर्स होते हैं यहाँ पे, इनका इतना बड़ा डिमांड होता है, उनका पैकेज जो है वो किसी भी डॉक्टर या इंजीनियर से ज्यादा होता है। ओके, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस 15 लाख 20 लाख तक का पैकेज देते हैं अपने कोर टीचर्स को। तो मैं तुमको यही बोलूंगा कि अगर तुम्हारे अंदर वो थिंग है कि नहीं, मुझे टीचिंग पसंद है, ये अच्छा लगता है, यहाँ पे आई लाइक टू बी द स्टूडेंट्स, ये उनको टीच करूं, करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, देन एंटर इनटू दिस फील्ड। खुद मैंने मेनी इयर्स बैक इन द ईयर 1998 मैंने डिसीजन लिया कि मुझे टीचिंग में आना है। और ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने तब क्या रियलाइज किया यहाँ पे कि ये करने में मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे खुशी मिलती है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं इस फील्ड में आ गया। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं स्कूल्स को ज्वाइन करूं, पर मैंने नहीं किया। मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया, प्राइवेट ट्यूशंस लिया, और आगे जाके अपनी कोचिंग क्लासेस को मैंने खुद इनिशिएट किया है, क्योंकि मुझे फ्रीडम पसंद है। ओके, मैं रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहता, मैं बच्चों को अपने तरह से करवाना चाहता हूं। और आज इतने इयर्स के एफर्ट के बाद, इट इज ऑलमोस्ट 22 इयर्स, व्हाट इज द स्टेटस हियर, दैट एज फार एज इंग्लिश मीडियम इज कंसर्न्ड, ओके, आवर क्लासेस इज द नंबर 1 क्लास इन भिवंडी। ओके, हमने बहुत सारे कंपटीशन को फेस किया है, उसको ओवरकम भी किया है। तो मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि तुम कोचिंग क्लास के बाद को मत मिस करो, उधर भी एम्पल ऑफ स्कोप है। और ये सबको अगर तुमने ऐड किया तो तुमको पता चलेगा कि स्कोप में कोई कमी नहीं है। एक और बात बताता हूं, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन, टीचर्स को डॉक्टर्स के बाद बहुत रिस्पेक्ट मिलता है बच्चों से, ये लव अफेक्शन जो मिलता है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मनी इसको मेजर नहीं कर सकता। और इस फील्ड में स्ट्रेस बहुत कम है, ये भी बड़ा एडवांटेज होता है यहाँ पे एज फार एज टीचिंग फील्ड इज कंसर्न। उसके बाद सिविल सर्विस को लेके स्टूडेंट्स क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना है यहाँ पे। अब गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाने में बहुत सारा अलग अलग मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, बहुत सारे एग्जाम्स भी होते हैं जिसको देके तुम जा सकते हैं यहाँ पे। बट गवर्नमेंट जॉब्स में हमेशा पूरे सिस्टम को स्टडी करना बहुत नेसेसरी है कि वहां पे क्या क्या क्राइटेरिया, उसके बाद तुम वो एग्जाम की तरफ जाओ। यहाँ पे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या करता है, एग्जाम्स कंडक्ट करता है यहाँ पे। उसके अलावा यूपीएससी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स कंडक्ट करता है। तुमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस करना है, इंडियन फॉरेन सर्विस की तरफ जाना है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है एसएसबी, उसके एग्जाम्स देने यहाँ पे, सब इसी के थ्रू इनिशिएट होता है यहाँ पे। तो अगर तुम्हारा सोच है कि मुझे गवर्नमेंट लेवल पे कुछ करना है, ज्वाइन करना है, तो तुम वहां पर जा सकते हो। पर एक क्वेश्चन में तुमको बता देता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट की तरफ जाने का मतलब कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट जो है ये फुलफिल करना पड़ता है। टेक द एग्जाम्पल, ये कोरोना वायरस के केस में इंडिया लॉकडाउन में है, पर गवर्नमेंट लॉकडाउन में नहीं है। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों को 7 डेज अभी कभी काम करना पड़ रहा है, उनका हॉलीडेज ही नहीं है। समझ में आ रहा है, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स होंगे, फील्ड वर्कर्स होंगे, जो भी रहेंगे, दे हैड टू वर्क डे इन डे आउट हियर। तो जब क्राइसिस आता है तो वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम ना नहीं बोल सकते हैं, यू हैव टू डू इट। ये तुम्हारा जिम्मेदारी, ये तुम्हारा कमिटमेंट है जो तुमको करना है। इससे क्या होता है, मैनी टाइम्स स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस एस्पेक्ट कि मैं उतना सब झेल सकता हूं क्या, तो जाओ। हाँ, तुम्हारा एक सोच होगा कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है जॉब का, तो ठीक है, ये भी एक फैक्ट हो सकता है यहाँ पे।
और तुम्हारे घर में अगर पहले से लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ऑब्वियसली तुम्हारा प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा ही रहेगा। ओके, उसके बाद डिफेंस को लेके क्वेरीज आया यहाँ पे कि आर्मी की तरफ जाना है, ये सब की तरफ जाना है। यहाँ पे दो बात का ध्यान में रखना, डिफेंस की तरफ जाना तो फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, हाइट बिल्ड, ओके, ये नेसेसरी है। बॉडी में कुछ इंपेयरमेंट यानी डिजीज, फिजिकल डिफॉर्मिटीज नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्री कंडीशन है, उसको भी समझना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, कमिटमेंट का। एक बार ज्वाइन किया तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, और रिस्ट्रिक्शंस को अगर ओबे नहीं किया तो यू विल बी थ्रोन आउट। जैसे तुमने ज्वाइन किया, तुम्हारा ट्रेनिंग चला 4 साल 5 साल 6 साल, यू कांट गेट मैरिड इन बिटवीन दैट, अलाउड नहीं है। अब पता नहीं रहेगा तुमको, अगर बता रहा हूं मैं चीज। दूसरा, एक बार ज्वाइन किया तो तुम इतने इतने साल तक निकल नहीं सकते हैं, काम करना ही करना है, प्लस काम तुम्हारा स्विंग हो सकता है। ये दोनों जगह पे ऐसे ही है, पोजीशन चेंज होगा, जगह चेंज होगा, प्लेस चेंज होता है। इट कैन ब्रिंग इट्स ओन चैलेंजेस, ओन हेडेक्स हियर। ओके, तो अगर तुम्हारे अंदर वो फीलिंग है आई नीड टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, जॉइन इट, पैशन है, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में स्कोप ही स्कोप है। इनफैक्ट वहां पे कितना सारा सीट्स वैकेंट है, तो वहां पर एम्पल ऑफ स्कोप है। इसके बाद क्वेरीज आता है यहाँ पे फिल्म्स और टेलीविजन को लेके। अब ये बहुत इनफॉर्मल है, थोड़ा बहुत तुमको याद होगा, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का तुमको हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में था, यहाँ फिल्म मेकिंग को लेके भी पार्ट था, उसके करियर ऑप्शंस को लेके भी पार्ट था यहाँ पे। पर ये दोनों जो फील्ड है इंडिया में बहुत इनफॉर्मल है, और इंडिया एक अजीब जगह है जहाँ पे हेरिडिटरी प्रिंसिपल बहुत चलता है। इसलिए हमारे हीरो हीरोइंस के बेटे बेटियां वही हीरोइन बन जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर हीरो हीरोइन के बेटे या बेटी लोग हीरोइन बनेंगे तो नए लोग को चांस किधर मिलेगा? उनके लिए स्कोप ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं उनके लिए। और शायद ये इंडिया में हर जगह पर होता है यहाँ पे, और इसलिए अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। यहाँ पे तरीका बहुत इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? जैसे अगर तुमको टीवी को ज्वाइन करना है, उधर जाओ, किसी को मिलो, पहले छोटे लेवल से काम करो, घिसो, ये है वो है, इससे बात करो, उससे बात करो, फिर शायद जब कोई एक सीरियल चालू हो, तुम्हारा ऑडिशन होगा, उसमें अगर तुमको प्रेफर करेंगे, तुमको सिलेक्ट करेंगे, उसमें भी फिर डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का चॉइस इज एंड बट्स हियर, बहुत सारा थिंग आ जाता है यहाँ पे। तो स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, और ये सब स्ट्रगल करने के बाद ही कोई बंदा आगे आ पड़ता है। तो थिंग्स उतना रोजी नहीं है, उतना इजी नहीं है, क्योंकि थिंग्स बहुत इनफॉर्मल है। अगर थिंग्स फॉर्मल होता कि मैं ये कोर्स को उसके अंदर एक्टर बन जाऊंगा, ये कोर्स करेंगे डायरेक्टर बनूंगा, इतना सिंपल नहीं है। एंड दैट ब्रिंग्स इट्स ओन चैलेंजेस हियर। ओके, तो वो भी बात इसमें आता है। उसके बाद स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए तुम्हारे पास टैलेंट होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है। उसके साथ साथ कमिटमेंट बहुत चाहिए, एफर्ट बहुत डालना पड़ेगा, तो जाके तुम स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? फिजिकल फिटनेस तो चाहिए, पर टैलेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, और प्रोसेस बहुत स्लो है। एक बड़ा चैलेंज स्पोर्ट्स में क्या आता है, ट्रेनिंग का। इसके ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ओके, लोकल लेवल पे कोचेस में ज्वाइन करेंगे एकेडमी का, पर मंथ का 2000-3000 रुपीज चला जाता है, और मुंबई सिटी में बड़े बड़े एकेडमी को ज्वाइन करने का और भी ज्यादा पैसा लगता है। एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि एकेडमी के थ्रू ही, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तुमको फिर अपॉर्चुनिटी मिलता है XYZ गेम खेलने का। इंडिया ऐसी जगह है, यहाँ पे बस इसके थ्रू उसके थ्रू, ऐसा करो वैसा कर, ऐसा कर करके लोग ऊपर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि क्रिकेट का कोई कोच है, वो बोलेगा चलो भिवंडी आता हूँ, सब बच्चों को बोलूंगा बॉलिंग करो, तुम्हें से जो अच्छा रहेगा मैं लेके जाता हूँ। ये होता ही नहीं है, इट जस्ट डजंट हैपन। तो थिंग्स यहाँ पर भी इनफॉर्मल है, बट अगर तुम में टैलेंट और कैपेबिलिटी है, एफर्ट डालोगे, तो तुम आगे डेफिनेटली बढ़ोगे यहाँ पे। तो ये कुछ दूसरे करियर्स के बारे में यहाँ पे, जिसके बारे में पूछा गया था यहाँ पे। अगर तुम में से किसी को इंक्लिनेशन रहेगा, तुम इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं यहाँ पे। ओवरऑल मैं तुमको ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे, करियर मेकिंग इज अ चैलेंज। ओके, इट रिक्वायर्स गुड डिसीजन मेकिंग। तुम्हारा जो एज है, इस एज में तुम
कंप्लीटली सही नहीं हो सकते, कंप्लीटली गलत भी नहीं हो सकते। ओके, तुमने जो भी डिसीजन लिया वो तुम्हारे लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, बट लेट मी कॉशन यू कि अगर तुमने 10th में कोई एक डिसीजन लिया, 1-2 साल के बाद अगर तुमको लगा कि मेरा डिसीजन मेकिंग बराबर नहीं है, चेंज कर देना, उसी को घिसते मत रहो, जस्ट चेंज इट, उसको बदल लो। मुझे एक बार एक मैनेजमेंट की टीचर ने ये बात बताया था जब मैं एक मैनेजमेंट का सेशन अटेंड कर रहा था, उनके साथ टॉक करके उन्होंने ये बात बताया था मुझे, हम लोग सबको, कि whenever you feel I am going in the wrong direction, don't move ahead, take a U-turn। दुनिया भले तुम पे हंसे, चलेगा यहाँ पे। तो उनके साथ क्या हुआ था कि 11th-12th उन्होंने साइंस लिया, ठीक है उन्होंने साइंस किया, बट शी वॉज नॉट कंफर्टेबल, शी वॉज नॉट कंफर्टेबल। उनका जो स्ट्रेंथ था ना वो लैंग्वेज था। तो आफ्टर डूइंग 11th-12th साइंस उन्होंने बोला कि मैं 11th में फिर से एडमिशन लेती हूँ आर्ट्स में। घर के लोग चिल्लाने लगे, आजू बाजू के लोग, टीचर सब, बट उन्होंने कुछ बात नहीं सुना। शी अगेन जॉइन आर्ट्स। उनको तकलीफ बहुत हुआ क्योंकि बच्चे उनकी उम्र से ज्यादा थे, छोटे थे, वो बड़ी थी, बट शी डिडंट लुक बैक टू। और आर्ट्स उन्होंने इतना अच्छा किया, यहाँ पे एमए अपना कंप्लीट किया, यहाँ पे वो भी लैंग्वेज में, ओके, फ्लुएंसी इन इंग्लिश। और उन्होंने हमको ये भी बताया कि उन्होंने तब जर्मन है लैंग्वेज सीखा, फ्रेंच लैंग्वेज सीखा, यहाँ पे कुछ 7 to 8 लैंग्वेज। शी वाज फ्रॉम गोवा, ओके, 7 to 8 लैंग्वेजेस उन्होंने क्या किया, सीखा, वो भी फॉरेन लैंग्वेजेस, ओके। और उन्होंने बताया कि वो कहाँ पे किस किस जगह पे काम कर रही है यहाँ, मतलब वो सुन के इतना अच्छा लगा हमको। तो मैम ने बताया कि तुम जो कर रहे हो, अगर आगे जाके में फंसते हो, यू टर्न ले लो, उसी में घिसते मत हो। इवन करियर मेकिंग में आज तुम क्या सोचते हो, कल तुम क्या करोगे और परसों तुम क्या बनोगे, कांट से। तुम बोलोगे सर 10th में अच्छा परसेंटेज आ गया तो मैं स्टेबल हो गया, तो ऐसा नहीं। चैलेंज उसके बाद इनिशिएट होता है, ये स्टेप्स है। 12th में अच्छा परसेंटेज आ गया, एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया, इस कोर्स को चालू किया, मैं सेटल हो गया, तो वो भी नहीं। तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बड़े बड़े कॉलेज से निकल गए, तुम बड़े कंपनीज में ज्वाइन हुआ तो तुम सेटल हो गए, ऐसा भी नहीं। तो फिर सेटल कब होंगे, सक्सेस कब होंगे, इट टेक्स टाइम। 15-20 साल का टाइम लगता है, ओके, 15-20 साल का टाइम लगता है। और हमारे इंडिया में लोग करते क्या है, बनते क्या है, बहुत फर्क है। कितने लोग IIT करते हैं, इंजीनियरिंग के बड़े बड़े ग्रेजुएट्स बनते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो मैनेजमेंट करके मैनेजमेंट की फील्ड में जा रहे हैं। अजीब थिंग है, ओके। उससे भी अजीब थिंग जो मुझे लगता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स मेडिकल का जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वो ऐड करते हैं हमारे यहाँ पे टीचर्स MBBS है। अब तुम इमेजिन करो, MBBS करने वाला टीचर बन रहा है। आ रहे होंगे शायद डॉक्टर, अगर वो आ रहा है तो डॉक्टर कैसा है, बस यहाँ पे ज्यादा पैसा मिल रहा है, आ रहा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से टीचिंग एक आर्ट है, हर किसी को ये आ नहीं सकता। तुम एक डॉक्टर जिसने 10 साल पहले 12th पढ़ा होगा, उसको वापस खींच के लाके वो पढ़ाने को बोलोगे, जस्टिस नहीं कर सकता। ये सिर्फ कोचिंग क्लासेस वाले का उल्लू बनाने का काम है, पर धंधा है, क्या करेंगे, ओके। वो लोग स्ट्रेटेजी अपनाते, IIT ग्रेजुएट्स को ज्वाइन करने को बोलते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों से ज्यादा फीस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉक्टर पढ़ाने को आता है, हमारे यहाँ पे IIT का इंजीनियर है वो पढ़ाने को आता है। अरे बंदा वो अच्छा टीचर होगा कि नहीं, वो सब बाद में। तो ये अजीब है इंडिया में कि लोग है क्या, करते क्या है, बनते क्या है, कुछ बोल नहीं सकते। वी जस्ट कांट से एनीथिंग। बहुत बार हम लोग जो स्टडी करते हैं, हम लोग उस टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाते। खुद मैं अपनी लाइफ में कितने बार कंफ्यूज हो गया था इन सब एस्पेक्ट्स को लेके। इसीलिए पेशेंस रखना, टाइम देना, फ्रस्ट्रेट मत हो, एक लॉन्ग टाइम विजन रखो, ओके। और अभी से कुछ ना कुछ थिंकिंग करो। मैंने इतना जरूर ऑब्जर्व किया, जो स्टूडेंट खुद से वर्कआउट करता है, खुद से इनिशिएटिव लेता है, प्लान करता है, वो डेफिनेटली आगे जाके सक्सेस पाता है। अप्स एंड डाउन्स आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, बट आगे जाके उसके सक्सेस का ग्राफ बहुत ऊंचा रहता है। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हारे तुम लोग के लिए
तुम्हारे पास अभी बहुत सारा टाइम है। जो भी मैंने सेशन में बात बताया है इसको तुम एनालिसिस करो, वर्कआउट करो। इफ यू आर हैविंग एनी इश्यू, नंबर्स उनको फॉरवर्ड किया गया है, उस नंबर में मैसेज करके तुम तुम्हारे डाउट्स को पुट फोर्थ कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्रेट करियर, ओके, एंड लाइफ। स्टे सेफ, stay at your home here, follow all the advice of the government here.